आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। अपने देश में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैंडल हैं जिनके आप जब पन्ने पलटते हैं तो कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई कानून इतना अंधा है या ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर पॉलिटिशियन, पुलिस, सीबीआई ये सब है क्या, ये अपने हिसाब से इसका यूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। लोकल पुलिस पे कई बार उंगलियां उठती हैं कि नेताओं के दबाव में काम करती है, और जब ज़्यादा उंगलियां उठती हैं तो फिर कई बार मामला लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। पर सीबीआई भी दूध की धुली नहीं है, सीबीआई पे भी उंगलियां उठती हैं कि वो नेताओं के और अपने मंत्रियों के इशारे पे काम करती है। आज की जो कहानी है, करीब 37 साल 37 ईयर्स हो गए इस कहानी को, लेकिन आज भी इस कहानी की हकीकत क्या है, इस कहानी में कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं जो गुनहगार थे, उसका सच कभी सामने नहीं आया। और बड़ा आसान था इस सच को सामने लाना। कुछ नाम आ चुके थे, लेकिन कहते हैं कि इस पे एक एमएलए का कोट है। उस एमएलए का यह कहना था कि अगर स्कैंडल को उस वक्त न दबाया जाता तो शायद बिहार में सरकार चलाना मुश्किल हो जाता और लोकतंत्र की हिफाजत भी जरूरी थी। अब आप ऐसे कोट सोचिए, कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती इस देश के इतिहास में जहां पे किसी एक कत्ल के मामले को दबाने और छुपाने के लिए 44 एमएलए, 44 एमएलए और 2 मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास जाएं और कहें कि इस मामले को दबाइए, इस मामले को आप लोकल पुलिस और एसएसपी जो भी जांच कर रहा है उससे लीजिए और इसको सीबीआई को दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सरकार गिरा देंगे और आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। और मुख्यमंत्री इतना मजबूर कि उनके आगे वो झुकता है और मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है। सीबीआई भी इतनी महान कि उस वक्त जो उसने जांच की और जो आखिरी रिपोर्ट लगाई, उसे एक कानून या क्राइम की जिसको थोड़ी सी भी समझ है, वो सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कर सकता। बट ये सारी चीजें आगे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे एक नाम, जिस नाम को लेके हमेशा बातें होती हैं, बॉबी स्कैंडल, बॉबी कांड। तो आज की कहानी बिहार के बॉबी कांड की है। हालांकि इस नाम के साथ एक दूसरा वाकया जुड़ा हुआ है। ये इंसिडेंट 83 का है, लेकिन इससे करीब 10 साल पहले 73 में, शायद 73 या 77 में, 73 में ही ठीक, राज कपूर की एक फिल्म आई थी जो कहते हैं कि मेरा नाम जोकर जिस तरीके से हिट होनी चाहिए थी पर्दे पे, शायद उस वक्त पहली बार में हिट नहीं हुई। तो राज कपूर बड़े दुखी थे और फिर उन्होंने कहा कि कुछ एक कॉमर्शियल ऐसी फिल्म बनाते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सके। और तब उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। फिल्म थी बॉबी, जिसमें ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया इन दोनों का डेब्यू था। और इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया था और उस म्यूजिक ने उस वक्त एक तरह से पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 73 में रिलीज इस फिल्म में करीब 30 करोड़ रुपए कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। 73 में 30 करोड़ बहुत मायने लगता है। तो इस फिल्म की मकबूलियत इतनी, पॉपुलैरिटी इतनी थी कि पटना में एक महिला जिसका असली नाम श्वेता निशा त्रिवेदी था, कुछ लोग प्यार से उसे बेबी कहते थे, लेकिन बॉबी के रिलीज के बाद उसका नाम बदलकर बॉबी कर दिया गया। और ये शायद नाम मीडिया का ही क्रिएशन था, मीडिया ने दिया था इस स्कैंडल के बाद। पटना में 11 मई 1983 2 न्यूज़पेपर, एक आज और एक प्रदीप, इन दोनों अखबारों में उस दिन फ्रंट पेज पे एक स्टोरी छपती है। खबर यह थी कि बॉबी, जो निक नेम है, श्वेता निशा त्रिवेदी की हत्या कर दी गई है और लाश को कहीं दफना दिया गया। अब आज एक बड़ा अखबार, प्रदीप भी बड़ा अखबार, और दोनों के फ्रंट पेज पे ये स्टोरी, और इस मौत की कहीं कोई जानकारी नहीं, न पुलिस में कोई रिकॉर्ड, न कहीं पे कोई एफआईआर। लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क लेते हुए इन दोनों अखबारों ने बिना किसी फर्स्ट इंफॉर्मेशन के, बिना किसी और उसके अपने सोर्स के बिहाफ पे फ्रंट पेज पे ये स्टोरी छाप दी। खबर छपते ही कोहराम मच गया, इसलिए कि पटना में उस वक्त सत्ता के गलियारे में जितने लोग थे वो सब जानते थे कि श्वेता निशा त्रिवेदी क्या है। वो बेहद पॉपुलर थी, बहुत मशहूर थी, खासतौर पर सचिवालय में, और उसकी एक वजह थी 2। एक, जो श्वेता थी यानी कि एलियस बेबी, बॉबी, 3 नाम, ये उस वक्त बिहार में जो एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो उस वक्त विधान परिषद की जो चेयरपर्सन थी बिहार में, बल्कि एक्स
राजेश्वरी सरोज दास कांग्रेस की एक दिग्गज नेता थी, बड़ी नेता थी और विधान परिषद में चेयरपर्सन हुआ करती थी। उनकी गोद ली हुई बेटी थी श्वेता निशा त्रिवेदी यानी कि बॉबी, तो उन्होंने गोद लिया हुआ था और ये बाकायदा उस वक्त उन्हीं के सरकारी पटना में जो सरकारी आवास मिला हुआ था, सरकारी घर राजेश्वरी सरोज जी को, तो उनके सरकारी बंगले में रहती थी। बाद में वो चूंकि चेयरपर्सन नहीं रही, लेकिन श्वेता निशा को नौकरी मिल गई थी विधानसभा में ही और वो वहां पे विधान सचिवालय में एक टाइपिस्ट के हैसियत से नौकरी करती थी। अब विधानसभा, विधान परिषद, सिर्फ नेताओं का वहां आना जाना हर वक्त, और वहां पे श्वेता एक बेहद खूबसूरत महिला, और उनकी खूबसूरती के उस वक्त बहुत चर्चे थे। बॉबी फिल्म ने उनको एक अलग नाम भी दिया। हालांकि उनका ये था कि पहले एक शादी हुई, फिर डिवोर्स हो गया था, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक बड़ी नेता की गोद ली हुई बेटी और विधान परिषद में नौकरी टाइपिस्ट की, और उनका मिलना जुलना, उठना बैठना तमाम बड़े नेताओं से। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के नेता और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1983 में इस मई से कुछ महीने पहले करीब तक पटना में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्राइम बढ़ रहा था, छीना झपटी ये सब कुछ चल रहा था। तो इस वक्त के एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर किशोर कुणाल को पटना का एसएसपी बनाया गया। किशोर कुणाल जो थे वो सिर्फ महीना भर हुआ था उन्हें पटना में एसएसपी का चार्ज लिए हुए। एक दबंग आईपीएस अफसर, एक नया जोश कुछ करने के लिए समाज के लिए, और ईमानदारी की बातें ये थी कि किशोर कुणाल के लिए मशहूर था कि दबाव में काम नहीं करते, नेताओं की भी नहीं सुनते। तो इत्तेफाक कहिए या नेताओं की बदकिस्मती कहिए कि जब बॉबी कांड हुआ उससे सिर्फ एक महीने पहले किशोर कुणाल पटना के एसएसपी बने। 11 मई 1983 को 2 अखबारों में यह खबर छपी कि विधानसभा में वहां पे एक टाइपिस्ट के तौर पे काम करने वाली एक क्लर्क और जो एक बड़े कांग्रेसी नेता की गोद ली हुई बेटी, उसकी रहस्यमय हालत में मौत हो गई और उसकी लाश को दफना दिया गया। इस खबर पे किशोर कुणाल जो पटना के एसएसपी थे उनकी भी नजर पड़ी। जब उन्होंने खबर पढ़ी तो उन्हें लगा कि यह खबर बड़ी है, चेक किया, फिर उनके अपने कुछ सोर्सेस थे, उस सोर्सेस को क्रॉस चेक किया और फिर उन्होंने अपने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करो। इसके बाद पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए, कोई कंप्लेनेंट आगे नहीं आया, मामला दर्ज करते हैं और उसके बाद जांच शुरू होती है। पता चलता है कि श्वेता को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसकी वजह यह बताई जाती है कि श्वेता क्रिश्चियन थी, इसलिए उसे दफनाया गया था। तो शुरुआती जब पूछताछ होती है उनकी मां से, जो कांग्रेस की बड़ी नेता थी राजेश्वरी सरोज दास, तो पता चला कि 8 मई की सुबह ही श्वेता की मौत हुई थी और 8 मई की सुबह मौत के बाद उन्हें फौरन ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। किसी को कोई बात कुछ नहीं बताई गई। मौत के 2 सर्टिफिकेट आए। कमाल ये था और यहीं से शुरू होती है कहानी। 2 डॉक्टरों ने श्वेता यानी कि बॉबी की मौत की वजह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। एक डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा खून बहने की वजह से हेमोरेज इसकी वजह से मौत हुई है। दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूसरा डॉक्टर जो है रीजन लिख रहा है, उसमें कहता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। अब एक मरने वाली, उसके 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 2 वजह, एक रक्तस्राव से मौत और दूसरा हार्ट अटैक से। यहीं पे शक काफी था पैदा करने के लिए। इस रिपोर्ट के हाथ आते ही किशोर कुणाल ने फौरन फैसला किया कि कब्र से वो लाश को निकलवाएंगे। इसके बाद वो जरूरी इजाजत लेते हैं, कब्रिस्तान पहुंचते हैं। बॉबी की लाश को कब्र खोद कर बाहर निकाली जाती है। बाहर निकालने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनसे जांच होती है। विसरा जो है वो रख ली गई थी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान, क्योंकि ऐसे मौत में रखा जाता है। उस विसरा की रिपोर्ट आई तो पता चला कि असल में मौत की वजह न हार्ट अटैक है और न ज्यादा खून बहने से कुछ हुआ है, बल्कि मौत की जो वजह है असली वो है पॉइजन। यानी बॉबी न सिर्फ दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत नहीं हुई थी और ना ही ज्यादा खून बहने की वजह से बॉबी की मौत हुई थी, बल्कि विसरा रिपोर्ट ये खुलासा कर रही थी कि बॉबी की मौत जहर देकर हुई और वो जहर का नाम था मिलाथियोन। विसरा रिपोर्ट से ही पता चला। अब जब ये चीज सामने आई तो फिर एसएसपी किशोर कुणाल को लगा कि ये पूरा मामला कत्ल का है। लेकिन हैरानी इस बात की थी
कि किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखा है, यहां तक कि बॉबी की मां ने भी नहीं। अब एसएसपी किशोर कुणाल ने अपनी तफ्तीश शुरू करने का फैसला किया। बहुत सारी चीजें उन्हें भी मालूम थी बॉबी के बारे में और उन्हें लगा कि यह मामला बड़ा है। इसके बाद जब जांच की गई तो कई चीजें सामने आई। पता चला कि बॉबी चूंकि सरकारी बंगले में रहती थी और उसी बंगले में एक आउट हाउस था, उस आउट हाउस के कुछ 2 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की अपनी टीम को बुलाकर, और उन दोनों लोगों ने जो बताया वो कहानी ये थी कि 7 मई को शाम के करीब, उस वक्त कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे बिहार में, राधा नंदन झा, उनका बेटा रघुवर झा, ये पहुंचता है आउट हाउस में यानी बॉबी के घर, और बॉबी से मिलने के लिए, और अपने साथ वो कुछ लेकर आया था। इसके कुछ देर के बाद, करीब रात होते होते, बॉबी को पटना के ही IGIMS हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वो भी एक MLA की गाड़ी में। और उसी हॉस्पिटल में सुबह 4 बजे के आसपास, 8 तारीख की सुबह 4 बजे, 8 मई 1983, बॉबी दम तोड़ देती है। आनन फानन में उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाए जाते हैं और गुपचुप तरीके से उसे ले जाकर कदम कुआं कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, ये कहते हुए कि वो चूंकि क्रिश्चियन थी। 3 दिन तक दुनिया को बॉबी की मौत की भनक तक नहीं लगती, ये खबर कहीं लीक नहीं होती। वो तो 11 मई को पहली बार पटना के 2 अखबार जब बॉबी की मौत का खुलासा करते हैं तब सबको पता चलता है, जिसके बाद खुद बिहार पुलिस संज्ञान लेती, पटना पुलिस, और जांच करती है। अब इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो आउट हाउस के 2 लोगों जो थे उनको उठा लिया, हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज कर लिया कि बाद में ये मुकर ना जाए। और फिर इधर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि नेताओं को यह पता चल चुका था कि बॉबी कांड की जांच किशोर कुणाल कर रहे हैं और वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। 2 लोग आउट हाउस से गए, पुलिस ने भी एक प्लान के तहत उनको 164 के तहत सारा बयान लिया, पर वो कत्ल में शामिल नहीं थे, उन्हें छोड़ा गया, वापस आए। अब एक एक कर सारे नेता जिनका दिल धक धक हो रहा था कि इन दोनों ने पता नहीं क्या क्या बताया, आउट हाउस में कौन आता था, कौन नहीं आता था, कब किससे बॉबी से कौन कौन मिलता था, तो उन सब की जान आफत में आ गई। एक बहुत बड़ा नेता का वर्ग उस वक्त के बॉबी का मिलना जुलना था। अब जब हर एक को लगा कि एक तो कत्ल की जांच हो रही है, उसके बाद बॉबी के साथ रिश्तों को लेकर अब जांच हो रही है, तो सारे नेताओं में एक बेचैनी सी फैल गई। किशोर कुणाल के बारे में उन सबको भी पता था, तो प्रेशर पहले डाला गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उस वक्त मुख्यमंत्री थे। इस दबाव के बाद उन्होंने किशोर कुणाल एसएसपी को अपने पास बुलाया और बोला कि इस मामले में क्या है। एक जगह इंटरव्यू में किशोर कुणाल ने खुद कोट किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि आपका चरित्र अभी तक साफ है, इस केस में आपके चरित्र पे कोई दाग नहीं है, लेकिन ये केस नहीं, एक शोला है, एक आग है, अगर आप इसमें हाथ डालेंगे तो आप जल जाएंगे। किशोर कुणाल का कहना है कि सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है जाइए आप अपना काम कीजिए, और किशोर कुणाल वहां से लौट गए और जांच में लग गए। 2 लोगों की इस गवाही आउट हाउस और बाकी लोगों के बारे में नाम खुलासा हो गया। पटना पुलिस उन लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी और एक बहुत बड़ा स्कैंडल अब सामने आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि यह सब कुछ हो पाता, जब नेताओं को लगा कि अब ये सारा भांडा फूट सकता है, मीडिया में नाम आएगा, तो इसी दौरान 44 एमएलए, 44 एमएलए कांग्रेस सरकार के उस वक्त के और 2 मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर ये मामले की जांच इसी तरह होती रही तो आपकी सरकार गिरा देंगे और हम लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा दबाव में आ गए। कहते हैं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, उन्हें भी इस स्कैंडल के बारे में जानकारी थी और स्टेट में अब सरकार भी बचाने की बात थी क्योंकि बगावत हो गई थी। तो मजबूरी में 25 मई 1983 यानी 11 मार्च को यह खबर छपी, 11 मई को, 7 मई को हॉस्पिटल ले जाया गया, 8 मई को बॉबी की मौत हुई, 3 दिन बाद 11 मई को खबर हुई और 14 दिन के बाद 25 मई 1983 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया।
किशोर कुणाल तब लगभग जो इसके गुनहगार थे उसको गिरफ्तार करने के बिल्कुल करीब थे। 44 एमएलए और 2 मिनिस्टर ये वो थे जो मुख्यमंत्री के पास गए थे, पर कह रहे हैं कि उस वक्त जो सारे लोग थे जिसको कवर किया, उनका कहना है कि पीछे से करीब 60 लोगों का और प्रेशर था। तो ऐसे 100 नेता थे जो नहीं चाहते थे कि बॉबी की मौत का सच कभी सामने आए। इसको लेके बहुत सारी बातें हुई कि इतने बड़े तादाद में लोग बॉबी को जानते थे, बॉबी के इर्द गिर्द थे, और एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। कहते हैं कि अगर ये सामने आ जाता तो बिहार में खैर कांग्रेस की सरकार भी नहीं होती और उसके बाद वहां जो हश्र होता वो और भी अजीब चीज था। लेकिन एक चीज जिसने सबको हैरान किया, उस वक्त बिहार में बेशक सरकार कांग्रेस की थी, विपक्ष के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने बाकायदा जब ये जांच चल रही थी पटना पुलिस के जरिए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उल्टा पटना पुलिस के जांच के तरीके को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जो पावर में होता है और विपक्ष वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। यहाँ पे इस इशू को अपोजिशन को उठाना चाहिए था बॉबी के, और ये कहना चाहिए था कि कौन कांग्रेस के वो नेता हैं जो इस जांच को नहीं चाहते हैं कि जारी रहे और सच ना आए। लेकिन उल्टा विपक्ष के लोग भी सरकार के साथ हो गए थे और कर्पूरी ठाकुर ने उस वक्त पुलिस के ही रवैये पे सवाल उठा दिया था। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा ये जाल था, जिसका हश्र ये हुआ कि इसके बाद ये मामला सीबीआई को चला गया। अब यहां से खेल सीबीआई का शुरू होता है। सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें इस पूरे स्कैंडल के बारे में जानकारी थी। सीबीआई, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसको लेकर सीबीआई के ऊपर उंगलियां उठती हैं, लेकिन अगर जो वर्स्ट केस का है इन्वेस्टिगेशन अगर हिंदुस्तान में सीबीआई के, जिसके ऊपर लोग हंसते हैं, शायद उसमें से एक टॉप 5 में एक केस जरूर आएगा। इसकी वजह है, जब सीबीआई ने इस मामले को लिया तो शुरुआत में जो कुछ ईमानदार अफसर थे सीबीआई के, उन्होंने पटना पुलिस से कॉन्टेक्ट किया किशोर कुणाल, और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने कहा भी कि आपने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरीके से कब्र से लाश निकाली, फॉरेंसिक एविडेंस और बाकी सब कलेक्ट किया, आउट हाउस के लोगों को उठाया, नाम एक एक करके आए। इनके पास नाम आ चुके थे 40-50 नेताओं के। लेकिन फिर लगा कि अब सीबीआई में 1-2 लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया। फिर जो करप्ट अफसर थे, अब सीबीआई जो या तो केसेस को ठीक ठाक बस्ते में डाल देते हैं, उनको सौंप दिया गया। रिकॉर्ड पे है ये कैसे अफसरों जिनको ये बता के कहा गया था कि इस केस में आपको कुछ करना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, दिल्ली में बैठकर उन्होंने एक कहानी बनाई। सीबीआई की कोई भी टीम पटना इस मामले की जांच करने के लिए नहीं गई। सीबीआई का कोई भी आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग जो अफसर है, वो मौका वारदात पर नहीं गया, ना उस हॉस्पिटल में गया, ना उस आउट हाउस पे गया, ना उस कब्रिस्तान में गया जहां से लाश निकाली गई, न विटनेस से मिला, न क्रॉस चेक किया। दिल्ली में बैठ के कहानी बनाई गई। और कहानी क्या बनी कि बॉबी का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि बॉबी ने खुदकुशी की। अब खुदकुशी में भी यहां पे भी उस वक्त ऐसी बचकानी जो दलील दी, जिसको लेके आज अगर ये होता तो शायद इस केस के धज्जियां उड़ जाती। पहली ये थी कि बॉबी ने जो खुदकुशी की तो कैसे की, तो मेलाथियोन नाम के एक उसने कीटनाशक दवा पी ली थी, ये कहा गया। और उसी में फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उसने सेंसिबल नाम की एक टैबलेट खा ली थी। अब सेंसिबल टैबलेट जो है वो कब्जियत के लिए होती है। तो अब एक सवाल उठा कि क्या सेंसिबल टैबलेट खाने से आदमी की मौत हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन सीबीआई ने अपने केस में ये दलील दी कि बॉबी किसी एक लड़के से प्यार करती थी। एक सुसाइड नोट भी बनाया गया जो पूरे केस में कभी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया, और सीबीआई उसको लेकर आती है। तो कहानी ये थी कि बॉबी एक लड़के से प्यार करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी, लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, और इसी गम में बॉबी ने सुसाइड कर लिया, और उसने सेंसिबल नाम की टैबलेट या फिर मेलाथियन नाम की कीटनाशक दवा पी ली। ये कहकर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। अब कमाल कोर्ट का भी देखें, कोर्ट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, कोई सवाल नहीं किया, और ये मान लिया कि हाँ, इसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, बॉबी ने सुसाइड ही किया है, इसलिए बाकी इसकी किसी जांच की जरूरत नहीं है। और सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को मानते हुए अदालत ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसी सीबीआई ने आरुषि केस में भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि आरुषि को कैसे मारा, किसने मारा। लेकिन गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया था और कहा कि आपकी ये क्लोजर रिपोर्ट चार्जशीट है, और जिस पर मुकदमा चला डॉक्टर आरुषि तलवार और आरुषि तलवार के जो माँ बाप हैं, उन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि बाद में फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये हुआ, और उस जमाने में सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत तक ने मुहर लगा दी। इसका मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक इस पूरे केस में जो हुआ, वैसा केस का हश्र शायद बहुत कम होता है। और यही वजह कि आज 37 ईयर हो गए, करीब 83 से आज हम
37 साल बाद भी बॉबी का सच कभी सामने नहीं आया। ये बिहार के सबसे बड़े स्कैंडल में से, बल्कि इसको सेक्स स्कैंडल भी कह सकते हैं, एक था। न मालूम कितने दर्जन नेता इसमें नपते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसकी आंच फिर भी गिरी, वैसे कि इस कांड के 3 महीने के बाद जब मामला सीबीआई को सौंपा गया, ये मई में हुआ था 1983 में। 14 अगस्त 1983 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी और उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने हटा दिया और उनकी जगह चंद्रशेखर सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस वक्त किशोर कुणाल को भी उनके पद से हटाने के लिए बड़ी कोशिश की नेताओं ने, लेकिन पब्लिक का पूरा सेंटिमेंट किशोर कुणाल के साथ था। मीडिया में जिस तरीके से खबर आ रही थी, विधानसभा में पूछताछ, पूर्व विधान परिषद की चेयरपर्सन से पूछताछ, हर खबर रिपोर्ट हो रही थी। तब टीवी नहीं था, न्यूज़ चैनल नहीं थे, सिर्फ अखबार था, प्रिंट था, मजबूत था, तो लोगों की भी बड़ी इसमें इंटरेस्ट थी। तो उसकी वजह से एक लगा था कि एक ऐसा शख्स है जो इस केस को खोलना चाहता है, सुलझाना चाहता है। तो सरकार को भी लगा कि इस वक्त किशोर कुणाल पे हाथ डालना मतलब गलत हो जाएगा, तो किशोर कुणाल एसएसपी बने रहे। हालांकि फिर बाद में उनका तबादला कर दिया गया। कई पोस्ट पे रहे किशोर कुणाल। उसके बाद मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई। कई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। पटना में एक बहुत खूबसूरत मंदिर है जो उन्हीं का ही बनाया हुआ है, जिसमें सारा उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कैंसर से लेके नेत्रहीन इन सब लोगों की बहुत मदद करते हैं। वीआरएस ले लिया था उन्होंने। शायद मैंने कहीं सुना था कि वो इस बॉबी स्कैंडल पे अपनी कोई किताब भी लिखने वाले थे। मैंने ढूंढा, कहीं मिला नहीं, एक बार चेक करके बताऊंगा। लेकिन आज भी खैर ये बॉबी केस, इसका सच ऐसे ही छुपा हुआ है। लेकिन उस वक्त के राजनीति के जो गलियारे में नेता थे या उस वक्त के जो जर्नलिस्ट और पत्रकार थे, वो सब कहानी जानते हैं। कहानी किशोर कुणाल जी भी जानते हैं, लेकिन वो असली कहानी कभी सामने नहीं आई। किसी दिन मौका मिला और अगर तैयार हुए तो मैं कोशिश करूंगा उनके जरिए इस कहानी का पूरा सच आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन आज की तारीख में यह है कि कानूनी दस्तावेजों में बॉबी की मौत का सच क्या है ये नहीं मालूम। जिसे पटना पुलिस ने मर्डर बताया, सीबीआई ने उसको आत्महत्या बता करके केस क्लोज कर दिया। तो आज कहानी में इतना ही।